नमस्कार साथियों, नोबेल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीएस के एक बेहतरीन टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सभी गवर्नमेंट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा। तो उसके साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है और उसके साथ साथ आपका राज्य व्यवस्था क्या है और राज्य क्या होता है और आपका राष्ट्र क्या होता है। सबसे पहली चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आपका है क्या। तो सबसे पहली चीज संविधान। संविधान आपका जो इंग्लिश शब्द कॉन्स्टिट्यूशंस है वो लैटिन शब्द के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने का एक सिद्धांत, या हम कह सकते हैं किसी देश के नीति एवं सिद्धांतों का संग्रह ही आपका क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का एक आधारभूत कानून ही आपका क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। यानी एक आधारभूत कानून जो एक नियम लागू कर दिया गया, अब वो भारत के भूखंड पर यानी संपूर्ण भूखंड पर लागू होगा। जो है बस जब आपका संविधान लागू हो गया तब आपके संपूर्ण भूखंड पर लागू किया जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब अगर आगे समझते हैं तो यहाँ पर हम आगे जानते हैं कि सबसे पहली चीज यहाँ पर राज्य व्यवस्था, या हम कह सकते हैं पॉलिटी क्या होता है। यानी पॉलिटी आपका जो है संविधान के व्यवहारिक रूप को क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी संविधान के व्यवहारिक रूप को ही आप राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब या तो दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि राज्य की व्यवस्था का अध्ययन ही आपका राज्य व्यवस्था कहलाता है। यानी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। अब अरस्तू के अनुसार कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका का अध्ययन यानी कहने का मतलब ये हुआ, अरस्तू के अनुसार कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो यहाँ पर एक अरस्तू आपके यूनान के दार्शनिक थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा कि कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका का अध्ययन ही आपका क्या कहलाएगा, राज्य व्यवस्था कहलाएगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य या स्टेट, राज्य सबसे पहली चीज आपका शब्द स्टेटो शब्द से बना है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके किसने किया था, मैकियावेली ने किया था। अब अगर हम कह सकते हैं कि राज्य आपका किसी निश्चित भूखंड पर राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों का एक समूह, वही आपका क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य किसी निश्चित भूखंड पर राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों के एक समूह को ही आप क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति का जो समूह होगा, एक राजनीतिक संगठित एक रूप होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, राज्य कहलाएगा।
अब अगर हम यहाँ पर समझते हैं राज्य के तत्व, तो राज्य के आपके कितने तत्व हैं? राज्य के भैया 4 तत्व हैं। पहला आपका जनसंख्या, दूसरा आपका भूखंड, तीसरा आपका सरकार, चौथा आपका संप्रभुता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के आपके कितने तत्व होते हैं? राज्य के 4 तत्व हैं। पहला आपका क्या है? पहला आपका जनसंख्या, यानी उस राज्य में जो व्यक्ति आपके निवास करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जो वो आपका जनसंख्या होगा, और जहां पर रहेंगे वो आपका क्या होगा? भूखंड होगा। और उसके साथ साथ पावर्स को ही आप क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे। और सरकार की जो शक्तियां हैं वो आपकी कैसी शक्तियां हैं? संप्रभुत्व की शक्तियां हैं। अब यहाँ पर 2 आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके भौतिक तत्व होते हैं, और 2 आपके आध्यात्मिक। यानी कहने का मतलब भौतिक एलिमेंट्स, जो आपके भौतिक तत्व जो आपको दिखाई दें, वो आपका क्या होगा? भौतिक तत्व। और आपका आध्यात्मिक, जिसकी आप कल्पना कर सको, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके आध्यात्मिक तत्व होते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक तत्व कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक आपका जो है जनसंख्या, और दूसरा आपका भूखंड, वो आपका क्या होगा? भौतिक तत्व। और दूसरा आध्यात्मिक तत्व कौन सा है? आध्यात्मिक तत्व आपका भैया वो आपका होगा जो है सरकार, और दूसरा आपका संप्रभुता। तो यहाँ पर आगे आपका डिस्कस करेंगे कि सरकार क्या होता है। सरकार अभिन्न आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका के सम्मिलित रूप को ही आप क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। यानी सरकार आपकी जो है कैसे बनती है? सरकार आपका जो एक वहां पर सरकार के दायरे में एक आपका विधायिका होती है, और दूसरा आपका जो है कार्यपालिका, और तीसरा आपकी न्यायपालिका जो है। अब वहां पर अगर बात करते हैं विधायिका, तो संसद के अकॉर्डिंग काम करती है। और फिर से उसकी आपका जो है आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं सरकार यानी विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? आपका जो है सरकार कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है भैया कि विधायिका और आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका कि जब सम्मिलित रूप एक आप मिला लोगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा? सरकार कहलाएगी जो है। बस अब संप्रभुता क्या है? यानी संप्रभुता शब्द आपका जो है ये राज्य का अनिवार्य तत्व है। कहने का मतलब है कि राज्य का आपका अनिवार्य तत्व है। यानी कहने का मतलब ये हुआ संप्रभुता आपका राज्य का अनिवार्य तत्व होता है। और उसके साथ साथ आपका संप्रभुता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। यानी इसका आपका जो शाब्दिक अर्थ हुआ कि सर्वोच्च शक्ति। यानी कहने का तात्पर्य राज्य ये हुआ कि राज्य आपका जो आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से क्या हो? आपका स्वतंत्र हो। यानी आंतरिक और बाह्य आपका जो है दृष्टि से क्या होना चाहिए? आपका जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तो वो आपका राष्ट्र क्या होता है? आंतरिक और आपका जो बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है, वही आपका क्या होता है? संप्रभुता होता है। तो यहाँ पर राज्य का क्या है? ये अनिवार्य तत्व होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर राज्य में किसी प्रकार के आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप आपका नहीं है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका संप्रभुत्व होता है। तो भारत एक आपका कैसा है? भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है जो है। बस हम कह सकते हैं यहाँ पर आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का आपका भैया हस्तक्षेप नहीं किया जाता है जो है। बस अब अगर आगे बढ़ते हैं
अब प्रांत, सबसे पहली चीज प्रांत आपका क्या है? प्रांत आपका जो है, प्रांत के पास समरूपता का आपका अभाव होता है, और उसके साथ साथ प्रांत के आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं? प्रांत के आपके जो है 3 तत्व हैं। पहला आपका जनसंख्या, दूसरा आपका भूखंड, और तीसरा आपका सरकार। यानी कहने का मतलब, अगर आपसे ये बात की जाए कि प्रांत, प्रांत के पास सबसे पहले चीज, प्रांत आपका जो किसका अनिवार्य तत्व होता है? वो आपका राज्य का अनिवार्य तत्व है। बट यहाँ पर आपका जो है समरूपता शब्द आपका जो है, ये प्रांत का आपका जो है एक अभिन्न अंग नहीं है। यानी कहने का मतलब आपका जो है इसका अभाव है। यहाँ पर आपका जो प्रांत के पास समरूपता नहीं है। तो और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर इसके कितने तत्व आपके होते हैं? आपके यहाँ पर इसके 3 तत्व होंगे। एक आपका, 2 आपका क्या होगा? फिजिकल आपका एलिमेंट्स, आपका 2 आपका भौतिक तत्व होंगे। वहां पर भौतिक तत्व आपका जनसंख्या होगा, और दूसरा आपका भूखंड होगा, और उसके साथ साथ आपका एक आपका क्या होगा? आध्यात्मिक, आपका काल्पनिक, वो आपका कौन सा होगा? सरकार होगा जो है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं राष्ट्र। सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं राष्ट्र क्या है। राष्ट्र कहने का मतलब, राष्ट्र एक आपकी सांस्कृतिक, एक सांस्कृतिक अवधारणा है। यानी एक प्रकार की एक कल्पना, या एक आप ये कह सकते हैं एक आपका रीति रिवाज के अकॉर्डिंग एक आपकी सांस्कृतिक अवधारणा है। अब राज्य से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब भैया है कि कोई आपका जो है राज्य होगा, राज्य से ही आपका क्या बनेगा? राष्ट्र बनेगा जो है। बस यानी राज्य से ही आपका क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। राज्य से ही राष्ट्र का एक निर्माण होता है। और राज्य क्या होता है? राज्य आपका एक जो है वो सांस्कृतिक आपकी अवधारणा होती है। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि एक राज्य में जो आपके जो है, मान लीजिए कोई आपका एक राज्य हुआ, एक आपका कोई दायरा हुआ, और उसमें जो भी व्यक्ति आपके निवास करते हैं, और वही व्यक्ति अपने जो है देश प्रेम, अपने देश के प्रति आपका प्रेम अर्जित करें, वही आपका क्या कहलाता है? जो है वही आपका राष्ट्र कहलाता है। यानी जब एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो है व्यक्तियों का, यानी भावात्मक समर्पण, देश प्रेम उस राज्य के प्रति हो, उस राज्य के प्रति पार्टिकुलर कोई आपका जो देश प्रेम की भावना होगी, तो वही आपका क्या हो जाएगा भैया? वही आपका राष्ट्र कहलाएगा। तो है बस। अब जानते हैं हम संविधान का वर्गीकरण। अगर हम संविधान का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका दिख रहा है लिखित संविधान, और दूसरा आपका अलिखित संविधान, और तीसरा आपका कठोर संविधान, और चौथा आपका लचीला संविधान, और उसके साथ साथ 5वां आपका विकसित, और 6वां आपका निर्मित संविधान, और 7वां आपका जो है एकात्मक, और 8वां आपका संघात्मक संविधान। अब सबसे पहली चीज लिखित संविधान आपका क्या होता है? यानी लिखित संविधान वे संविधान होते हैं जहां पर जो है ज्यादातर आपके जो नियम होंगे वे आपका क्या होंगे? लिखित रूप से होंगे। यानी ज्यादातर आपके नियम क्या होंगे? आपके लिखित संविधान होंगे, और उसका संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया होगा, वही आपका क्या होगा? लिखित संविधान। और अलिखित संविधान क्या होगा? वहां के आपके ज्यादातर आपके नियम क्या होंगे? आपके जो है अलिखित होंगे। ज्यादातर नियम आपके क्या होंगे? अलिखित होंगे। और उसके साथ साथ ये आपकी एक जो है वंश परंपरा या राजाओं के द्वारा बनाया गया एक नियम ही आपका लागू हो जाए, वही आपका क्या होता है? अलिखित संविधान होता है। ऐसे ये समझिए कि आपका जो है ब्रिटेन का संविधान क्या है? आपका एक आपका ये लिखित संविधान है। अगर हम ये बात करते हैं कि अगर पूछा जाता है कि अलिखित संविधान किस देश का संविधान है,
तो वहां पर यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो है संविधान लिखा नहीं गया, बट लिखा गया है, लेकिन वहां का संविधान आपका एक वंश परंपरा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो आपका एक राजा महाराजा थे या आपका जो रियासत थे उसके अकॉर्डिंग आपका संविधान बना दिया गया है। और भी आपके अलिखित संविधान जैसे आपका न्यूजीलैंड हो गया, उसके साथ साथ आपका जो सऊदी अरब हो गया, तो वहां का संविधान आपका क्या है, अलिखित संविधान है। वहां का संविधान एक राजा महाराजाओं या एक आपका वंश परंपरा के अकॉर्डिंग निर्मित होता है, वहां पर संविधान सभा का आपका गठन नहीं किया गया। तो उस देश का संविधान आपका क्या होता है, अलिखित संविधान। और भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान आपका है, भारत का संविधान आपका लिखित संविधान है भैया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज आपका जो कठोर संविधान और लचीला संविधान, यानी लचीला संविधान जहां पर संविधान संशोधन में आपका जो है सरल तरीके से किया जा सके, सरल तरीके से किया जाए, वो आपका क्या होगा, जो है लचीला संविधान होगा। और उसके साथ साथ कठोर संविधान क्या होता है, जहां पर आपका जो है संविधान संशोधन एक विशेष नियम के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, वही आपका क्या होता है, कठोर संविधान होता है। तो भारत का संविधान क्या है भैया, भारत का संविधान आपका कठोर भी है और लचीला भी। ये आपसे पूछा जाता है कि अगर आपकी विशेषता में, तो भारत का संविधान आपका कैसा है, कठोर संविधान है और आपका लचीला संविधान। अगर आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं आपका जो है यहां पर दो चीजें आपकी, जो एकात्मक संविधान, यानी संविधान के द्वारा शक्तियां आपकी सीधे सीधे केंद्र सरकार के या संघ के रूप में दे दी जाए, संघ को दे दी जाए पूरी शक्तियां, तो वो आपका क्या होता है, संघ को आपकी जो है शक्ति प्रदान की जाए, तो वो आपकी शक्तियां क्या होती हैं, एकात्मक संविधान होता है वहां का। और उसके साथ साथ आपका जो है जब संघ और आपका जो संविधान के द्वारा शक्तियां संघ और जो है केंद्र, संघ और राज्य के बीच में क्या किया जाए, संघ और राज्य के बीच में बंटवारा किया जाए, तो वो संविधान आपका कैसा होता है, संघात्मक संविधान होता है। कहने का मतलब है कि वहां पर क्या किया गया, आपका जो है जो संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया, और उस शक्तियों का बंटवारा किया गया है उस रूप में कि सबसे पहली चीज आपका जो है संघ के पास भी शक्तियां हैं, और दूसरे आपका नीचे जो है किसके पास है, आपका राज्य के पास भी शक्तियां प्राप्त है। तो उस देश का संविधान कैसा होगा, आपका जो है संघात्मक संविधान होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज यहां पर कि प्राचीन काल में आपके विभिन्न विद्वानों के मतानुसार संविधान का जो जनक था, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जनक आपके किसको कहते थे, अरस्तु को कहते थे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज अरस्तु के आपके जो है एक सबसे पहले यूनान के आपके जो है यूनान के विद्वान हुआ करते थे, और उसके साथ साथ यूनान के विद्वान के अगर पहला नाम लेते हैं तो वहां पर आपका क्या है, सुकरात। सुकरात क्या हुआ करता था, सुकरात एक दार्शनिक था। अब वो जो है क्या सबसे पहली चीज राजा और महाराजाओं के बहुत खिलाफ रहता था। वो आपका जो हमेशा, तो इसे आपकी जो राजाओं ने क्या किया था भैया, फांसी दे दी थी। और उसके साथ साथ आपका जो है इनकी बातों को सुन करके इनका एक शिष्य था, आपका कौन था, जो है प्लेटो। यानी अगर यहां से ये पूछा जाए कि सुकरात का शिष्य कौन था, प्लेटो। अब प्लेटो आपका जो है अब फिर अगर आगे बढ़ते हैं, प्लेटो का शिष्य कौन हुआ, अरस्तु। और अरस्तु का अगर बात किया जाए शिष्य कौन हुआ, तो सिकंदर महान साहब जो है बस। अब देखिए, यानी सुकरात
शिष्य की अगर हम बात करते हैं तो सुकरात, सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो का शिष्य आपका अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य आपके कौन हुआ करते थे? सिकंदर पहान। अब इनकी सभी बातों सुन करके प्लेटो ने आपकी एक जो है बुक की रचना की, जो है बस द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। और दूसरी बुक आपकी कौन थी? द लाज। यानी कहने का मतलब है कि रिपब्लिक पूछा जाता है कि रिपब्लिक आपकी किसकी रचना है, तो रिपब्लिक प्लेटो की है। और अगर ये पूछा जाता है किन दो आपके दार्शनिक का वहां पर जो है विचारों का संग्रह है, तो वहां पर आपके जो सुकरात के विचारों का संग्रह कहां पे मिलेगा? आपका जो है द रिपब्लिक में। बट आपका जो किसके द्वारा लिखा गया है? आपका प्लेटो के द्वारा लिखा गया। और दूसरी आपकी क्या थी? द लाज आपकी। और उसके साथ साथ आपका जो है प्लेटो का शिष्य आपका कौन हुआ था? अगर अरस्तु हुआ था, अरस्तु का शिष्य आपका कौन था? सिकंदर महान। अब सिकंदर, और उसके साथ साथ इन्होंने आपकी एक एकेडमी की स्थापना की थी, उसका नाम आपका क्या था? द एकेडमी। एक एकेडमी की स्थापना की थी, कौन की थी? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहां पे किया थे? एथेंस में। एथेंस में प्लेटो ने एक एकेडमी की क्या किया भैया? स्थापना किया जो है बस। तो यहां पर सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन काल के संविधान का जनक तो किसे कहेंगे? आप अरस्तु को कहेंगे, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में अरस्तु को जाना जाता था। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे शिष्य की बात करते हैं, यूनान के दार्शनिक की बात करते हैं, तो विद्वान की बात करते हैं, तो आपका जो है एक सुकरात थे। और सुकरात के बाद आपके जो सब राजनीतिक विचारक थे, और उसके साथ आपका प्लेटो थे। प्लेटो के बाद आपका कौन था? जो है सिकंदर थे। और सॉरी, प्लेटो के बाद आपका जो है अरस्तु थे। अरस्तु के बाद आपका कौन थे? जो है सिकंदर महान थे जो है बस। अब यहाँ पर प्लेटो की एक बुक थी, उनका नाम था द रिपब्लिक। और उसके साथ साथ आपका दूसरा थी द लाज। उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की थी, उस एकेडमी आपका कहाँ पर? द एकेडमी के नाम से। और उसके साथ साथ वो आपका एथेंस शहर में थी जो है बस। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम जानते हैं आधुनिक संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया आधुनिक संविधान का जनक आपको किसे कहते हैं? आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहली चीज यहां पर आपका जो है संविधान को लागू कर दिया गया। कहने का मतलब है कि लागू किया गया था। आपका जो सर्वप्रथम संविधान को क्या किया गया? आपका जो लागू किया गया। और लागू कब किया गया था? आपका जो 1789 में संविधान को क्या किया गया? जो है लागू किया गया। इसलिए अगर आपसे बात की जाती है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम संविधान को लागू करने वाला पहला आपका राष्ट्र कौन सा है? विश्व की बात करते हैं तो वो आपका कौन सा होगा? अमेरिका होगा। और उसके साथ साथ यहां पर क्या था? आपका जो सर्वप्रथम निर्मित संविधान भी आपका किसका है? आपका अमेरिका का संविधान है। और उसके साथ साथ यहां पर अभी आगे बताएंगे कि आपका जो अमेरिका के सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन किया गया था आपका जो है 1807 में क्या किया गया था? संविधान सभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। और यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जनक, यहाँ के अमेरिका के संविधान के जनक कौन थे? तो जनक आपका जो है जॉर्ज वाशिंगटन थे जो है बस।
जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के संविधान का जनक कहा जाता है। अब अगर दूसरी विशेषता की यहाँ पे बात करते हैं तो दूसरी विशेषता आपकी अमेरिका की संविधान क्या है, सबसे आपका जो है सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके साथ साथ जो अमेरिका का संविधान है वो आपका क्या है, सबसे आपका जो है कठोर संविधान है। और उसके साथ साथ यहाँ पर केवल आपके जो है कितने आर्टिकल्स हैं भैया, तो आर्टिकल्स केवल आपके 7 आर्टिकल्स हैं। और उसके साथ साथ संशोधन कितने हुए हैं, तो संशोधन आपका हुआ है वो भी आपका केवल आपके 27 संशोधन आपके हुए हैं जहां बस। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका का संविधान सबसे पहले आपका क्या किया गया, लागू किया गया। और उसके साथ साथ आपका क्या है, सबसे छोटा संविधान है। और उसके साथ साथ आपका जो है सबसे आपका क्या है, सॉलिड है या आपका कठोर संविधान है। और आर्टिकल्स की बात करते हैं तो वहां पर केवल आपके 7 अनुच्छेद हैं। और उसके साथ साथ अभी तक आपके कितने संशोधन हुए हैं, केवल आपका 27 संशोधन हुआ है। सर्वप्रथम अगर बात की जाए कि संविधान सभा का गठन करने वाला कौन सा देश है विश्व में, तो उसका भी नाम आपका क्या लोगे, अमेरिका ही आप लोगे जो है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने जाना कि सर्वप्रथम आपका आधुनिक संविधान, यानी आधुनिक संविधान के जनक आपके किसे मानेंगे, अमेरिका को मानेंगे। अमेरिका की कौन आपके जो है, जॉर्ज वाशिंगटन को मानते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन ने आपका जो वहां के अध्यक्ष थे या आपका जो है, और उसके साथ साथ आपका जो है अब अगर फिर से बात की जाती है कि वहां पर आपका जो लागू कब किया गया, आपका जो 1789 में किया गया। और उसके साथ साथ सर्वप्रथम आपका जो है संविधान को क्या किया गया, आपका जो लागू किया गया है। और उसके साथ आपका छोटा संविधान है। और उसके बाद आपका कठोर संविधान। आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी भैया, 7 हुआ करती थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर संशोधन आपके कितने हुए हैं, 27 हुए हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर अगर हम जानते हैं कि सबसे निवेश संविधान, नया संविधान आपका किसका है, क्यूबा का संविधान है। तो यहाँ पर क्यूबा का संविधान, क्यूबा का संविधान को लागू कब किया गया था, लागू किया गया था आपका जो है 2019 में आपको लागू किया गया था। और इसके पहले अगर ये मान लीजिए ना है सपोज दैट, तो आपका क्या होगा जो है, नेपाल होगा। और नेपाल को संविधान को कब लागू किया गया था, तो ये आपका जो है लागू किया गया था 2015 में आपके जो है नेपाल के संविधान को भैया लागू किया गया था। बट यहाँ पर ये आपका जो है पुराना हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका बोला जाए निवेस्ट, आपका जो नया संविधान आपका किसका है, तो नया संविधान आपका किसका होगा, क्यूबा का होगा जो है। और उसके साथ साथ लास्ट में अगर आप देखते हैं बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो यहाँ पर हम जानते हैं सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा संविधान आपका किसका होगा जो है, भारत का संविधान होगा। यहाँ पर भारत का संविधान की अगर बात करते हैं, जनक की बात करते हैं, तो जनक आपका कौन होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपका क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आपका जो है प्रारूप समिति के आपका क्या थे जो है, अध्यक्ष थे। इसीलिए आपका जो है भारतीय संविधान के जनक आपका कौन कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर आपका जो है आगे डिस्कस करेंगे कि लागू कब किया गया, और उसके साथ साथ आपका जो कितने आर्टिकल्स हैं, और उसके साथ साथ आपका आर्टिकल्स, और उसके साथ साथ आपका जो है कितने संशोधन हुआ है, ये सब चीजें आपका जो है। अगर सीधे सीधे विश्व में सबसे आपका जो बड़ा संविधान किसका होगा, आपका जो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है, तो वो आपका किसका है भैया, भारत का संविधान है बस। अब अगर आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अब अगला टॉपिक आपका है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान का निर्माण किस तरीके से किया गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है किस प्रकार से किया गया, और आपका जो डिमांड किसकी किसकी हुई और कब कब की गई। तो सबसे पहली चीज ये आपका जो है, तो यहाँ सबसे पहली चीज संविधान सभा की आपकी मांग, डिमांड आपका जो है आप कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ साथ आपका सर्वप्रथम विश्व की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कि संविधान सभा का निर्माण आपका कहाँ पे किया गया था, आपका अमेरिका में किया गया था, और उसके कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था जो है 1787 में क्या किया गया था, सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण किया गया था, अमेरिका में किया गया था, और उसके बाद आपका जो है कहाँ पे किया गया था, फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था जो है। बस यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे बात की जाती है कि सबसे पहले जो है कि अमेरिका का संविधान का निर्माण कहां पर किया गया, तो वो आपका कहां पे किया गया था, फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था, और उसके साथ कब किया गया था, तो आपका किया गया था 1787 में किया गया, आपका जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, और उसके साथ साथ लागू कब किया गया, पिछले मैं बता चुका हूं, आपका जो लागू किया गया 1789 में अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम जो है संविधान सभा शब्द का प्रयोग किसने किया, संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग आपका किसने किया था, ब्रिटेन के एक विद्वान थे, गलत था। तो वहां पर सबसे पहली चीज यहाँ ब्रिटेन के एक विद्वान थे, कहने का मतलब ब्रिटेन के विद्वान आपका जो है हेनरी मैन, हेनरी मैन ब्रिटेन के एक आपके विद्वान थे, उन्होंने किया था, जो कहने का मतलब है कि कौन भैया, ब्रिटेन के एक विद्वान थे हेनरी मैन, हेनरी मैन ने आपका जो सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग किसने किया था, हेनरी मैन किसने किया था, हेनरी मैन आपके जो कहाँ के थे, वे आपके जो है ब्रिटेन के एक विद्वान हुआ करते थे। अब अगर भारत की संविधान सभा की मांग की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम जानते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, यानी भारतीयों ने सबसे पहले आपका जो है इंडिया में संविधान सभा की मांग आपकी जो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी कि भारत के लिए संविधान सभा के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, संविधान का निर्माण किया जाए। और वो जो डिमांड थी वो किस विधेयक के अकॉर्डिंग थी, स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज बिल के माध्यम से क्या किए थे, सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग की जो है बस। और उसके साथ साथ यहां पर अगर दूसरी चीज कि पहली आपकी क्या थी जो है, प्रथम आपकी जो अनऑफिशियल डिमांड, यानी प्रथम आपकी जो है अनौपचारिक आपकी क्या थी जो है, ये मांग थी जो है बस। अब समझिए भैया कि अनौपचारिक क्या होता है, यानी सिर्फ आप एक आपका औपचारिक और एक आपका दूसरा आपका अनौपचारिक, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपका जो ऑफिशियल डिमांड, नाम से ही पता है अनऑफिशियल डिमांड, यानी ऑफिशियल डिमांड जहां पर एक तरीके से कोई एक मीटिंग हो और कोई एक ऑफिस हो तो वहां से आपकी जो है डिमांड की जाए, तो वो आपका क्या होगा जो है, वो आपकी जो औपचारिक डिमांड होगी। और अनौपचारिक
यानी कहने का मतलब कि अनौपचारिक, अनऑफिशियल का मतलब कि आपका कोई भी आपका सहमत ज्यादातर व्यक्तियों की ना हो, और उसके साथ साथ वहां पर किसी प्रकार की कोई आपकी ऑफिस ना हो, तो वो आपकी क्या होगी, जो है अनौपचारिक डिमांड होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर उसके बाद आपका 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। यानी भैया उन्होंने क्या कह डाला, महात्मा गांधी ने ये कह डाला कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण भारत की जनता करे, तो ये पॉसिबल तो नहीं था भैया। तो उसके साथ साथ यहां पर इन्होंने क्या कहा, आपका जो है यंग इंडिया इनकी एक पत्रिका हुआ करती थी। उस पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने क्या किया, जो है संविधान सभा की डिमांड की। कब की? आपका जो है 1922 में आपका महात्मा गांधी किया। और उसके बाद फिर से आपका जो है एम.एन. रॉय ने 1932 में, 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम औपचारिक डिमांड की। यानी कहने का मतलब है कि मावेंद्र नाथ राय, मावेंद्र नाथ राय, एम.एन. रॉय का फुल फॉर्म क्या होगा, मावेंद्र नाथ राय। मावेंद्र नाथ राय ने आपका जो 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की औपचारिक डिमांड की, यानी ऑफिशियल डिमांड। अगर पूछा जाता है कि प्रथम आपकी औपचारिक मांग किसने की, तो एम.एन. रॉय ने की। कब की? 1934 में आपका जो है इन्होंने की थी, मावेंद्र नाथ राय ने। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपका जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की डिमांड फिर से की। और उन्होंने क्या कहा कि जो संविधान, भारत का संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए वो आपका वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए। यानी वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान बनना चाहिए। वो किसने किया था? आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया? आपका 1938 में उन्होंने संविधान सभा की डिमांड की थी जो है। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपका जो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने आपका जो इस प्रस्ताव को स्वीकारा, लेकिन इस पर आपका जो है मुस्लिम लीग ने आपका जो बहिष्कार किया। और उसके साथ साथ आपका इस मांग को भरी आपका जो सहमति नहीं बन पाई। और आगे आपका किसी क्रिप्स मिशन आपका जो है भारत आया आपका 1922 में। यहां पर आपका जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स और उसके साथ साथ एक सदस्य आए, उन्होंने क्या, ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकारा, लेकिन आपका मुस्लिम लीग ने इसको आपका जो अस्वीकार कर दिया। और उसके साथ साथ आपका जो इनके प्रारूप में ये बातें कही गई थी कि आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त हो जाए, उसके बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन इस पर भी आपकी सहमति नहीं बन पाई। तो उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर बातें स्पष्ट लिखी गई हैं कि ब्रिटिश सरकार ने के कैबिनेट मंत्री आए थे और एक आपका स्टैफर्ड क्रिप्स और तथा एक सदस्य के रूप में आए थे। और उसके ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, बट आपका मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। और उसके साथ इनका एक आपका जो प्रारूप था वो आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका अपनाया जाना था। यानी कहने का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब विचार विमर्श करेंगे कि भारतीयों के लिए क्या किया जाए भैया, संविधान सभा का गठन किया जाए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज अगर आगे देखते हैं तो यहाँ आपका ब्रिटिश, उस समय आपका जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटनी आपके जो है थे, उन्होंने क्या किया था, एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और भारत भेजा यानी कहने का मतलब है कि भारत कब आया, आपका जो है 24 मार्च 1946 को। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ भैया कि यहां से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन आपका भारत आया है 24 मार्च 1946 को। और उस समय आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एंटनी आपके क्या थे जो है
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उसके साथ साथ गलत हो गया है ये थोड़ा सा, अब यहां पर देखिए सबसे पहली चीज जब भारत आई तो 3 सदस्य, वहां पर आपके कितने सदस्य थे, आपके हैं 3 सदस्य। एक आपका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर आपका स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा आपका एवी अलेक्जेंडर। यानी आपका सबसे पहली चीज उस समय आपका जब भारत शासन अधिनियम में आपका जो है भारत सचिव का पद आपका सृजन किया गया था, तो उसके साथ साथ ये आपके जो है कैबिनेट मिशन आपका 1946 जब भारत आया था तो उसके क्या थे आपके भैया अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर बात की जाए यहां पर कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और उस समय वो आपका जो भारत के सचिव हुआ करते थे। और दूसरा आपके कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स आपके क्या थे, व्यापार बोर्ड के आपके जो है मंत्री हुआ करते थे। और लास्ट आपके एवी अलेक्जेंडर, वो आपके 2 सदस्य आपके, एक थे आपका लॉर्ड सर स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरे आपके एवी अलेक्जेंडर क्या थे, वो आपके नौसेना के मंत्री हुआ करते थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये आपके भारत सचिव थे और उसके साथ साथ ये आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स वो व्यापार बोर्ड के आपके अध्यक्ष हुआ करते थे, और भी एवी अलेक्जेंडर वो आपके नौसेना के मंत्री हुआ करते थे। ये आपका कैबिनेट मिशन था। यहां से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। अब अगर यहाँ पे जानते इसके अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और 2 आपके क्या थे अन्य सदस्य हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर उद्देश्य कैबिनेट मिशन का, भारत आपका जो है आने का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर आपका जो उद्देश्य था, इन्होंने अपना प्रारूप जो है पेश किया था, वो आपका कब किया था, 16 मई को 1946 को आपका इन्होंने अपना एक प्रस्ताव पेश किया। एक प्रस्ताव पेश किए, और उसके साथ साथ यहां पर उस प्रस्ताव में क्या था, जो है संविधान सभा का गठन करना, यानी संविधान सभा का क्या किया जाए भैया, गठन होना जाएगा बस। और दूसरा उद्देश्य क्या था, अंतरिम सरकार का गठन। यानी अंतरिम आपका जो सरकार का गठन किया जाए, वो भी आपका किस रूप से, अस्थायी रूप से गठन होना था। तो मेन आपका उद्देश्य क्या था, ये आपका संविधान सभा का गठन करना, और उसके साथ साथ आपका अंतरिम सरकार का गठन करना जो है कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपना उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, प्रस्ताव को पेश किया आपका जो 16 मई 1946 को जो है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज कि यहां कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की सीटें डिसाइड की गई थी। उसमें आपकी जो टोटल सीटें जो डिसाइड की गई थी भैया, वो आपका कितनी की गई थी, 389 सीटें आपकी टोटल डिसाइडेड की गई थी। यानी कुल सीटें आपकी कितनी डिसाइड की गई थी, 389। अब ये जो 389 होंगी सीटें, वो आपकी जो है जिस प्रांतों से, जो आपका ब्रिटिश के प्रांत हुआ करते थे, जहां पर आपकी 10 लाख की क्या होगी भैया, 10 लाख का आपकी पॉपुलेशन होगी, 10 लाख की क्या होगी जनसंख्या होगी, वहां से क्या किया जाएगा, आपका एक व्यक्ति आपका जो है चुन लिया जाएगा जो है।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कैबिनेट मिशन के उद्देश्य प्रस्ताव के में ये बातें लिखी गई थी कि संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, बट उसके साथ साथ यहाँ पर टोटल सीटें आपके कितने सदस्य होंगे, 389 आपके सदस्य होंगे। तो अब यहाँ पर आपके जो ब्रिटिश प्रांतों से कितने होने थे, ये आपका जो है 292 सीटें आपकी कहां से होनी थी, ब्रिटिश प्रांतों से, और उसके साथ साथ आपका जो है 93 सीटें आपकी कहां से होनी थी भैया, वो आपकी देसी रियासत से होनी थी, और उसके साथ साथ आपका 4 आपके कहां से होने थे, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र से हुआ करते। तो अभी आपको हम बताते हैं कि कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका जो ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 292 सीटें थी, और 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र से हुआ करते थे, और उसके साथ साथ आपका देसी रियासत से आपके 93 थे। यानी देसी रियासत आपका जो है, इसे हम कह सकते हैं आपका जो है राजा महाराजा, यानी राजाओं के द्वारा, राजा के जो प्रांत हुआ करते थे उन्हें आपका जो है क्या कहते थे, देसी रियासत, जिसके आपका पावर्स कितना था, आपका जो राजा, यानी राजा महाराजाओं को रिजर्व कर दी गई थी। इस पर आपका क्या होना था, चुनाव आपका जो है नहीं होना था। कहने का मतलब है कि यानी भैया फिर से एक नई बात निकल आ गई। क्या निकल के आ गई है कि देसी रियासत जो आपका जो है कैबिनेट मिशन के अनुसार 93 सीटें राजाओं के लिए एज रिजर्व की गई हैं, इन पर आपका क्या होगा, चुनाव नहीं होना था जो है बस। और उसके साथ साथ आपका जो है 292 सीटें और 4 सीटों पर आपका क्या होना है, इस पर आपका इलेक्शन होना है, यानी आपका चुनाव होना था जो है बस। अब देखिए यहाँ पर ये समझिएगा कि कमिश्नरी क्षेत्र क्या हुआ करता है और ब्रिटिश प्रांत। सबसे पहली चीज आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर आपका जो है एक जैसे आपका जो एक आपका राज्य होता है और दूसरा आपका यानी एक आपका स्टेट होता है और दूसरा आपका जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर ये समझिए कि अभी पहले आपका जब आपका संविधान लागू नहीं हुआ था तब आप राज्य को क्या कहते थे, राज्य को आप प्रांत कहते थे, और उसी तरीके से आपका केंद्र शासित प्रदेश के को आप क्या कहते थे, आप वहां पर कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे। तो अब आपको समझ में बातें आ गई होंगी कि राज्य क्या होता है और आपका जो है प्रांत क्या होता है और आपका जो कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है और आपका जो है यूनियन टेरिटरी क्या होता है जो है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 आपके क्या थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे। 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे ABCD। ए से आपका अजमेर, बी से आपका बलूचिस्तान और सी से आपका कुर्ग, डी से आपका दिल्ली। यानी कहने का तात्पर्य यह है भैया कि 4 आपके क्या थे, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। तो कौन सा आपका, पहला आपका अजमेर मारवाड़ और दूसरा आपका बलूचिस्तान और तीसरा आपका कुर्ग और चौथा आपका दिल्ली उस समय हुआ करता था। तो अब यहाँ पर आपका जो है कितनी सीटों पर चुनाव नहीं होना था, यानी आपका जो 93 सीटों पर आपका राजाओं के लिए रिजर्व की गई थी, इन पर आपका चुनाव नहीं होना था। और बाकी आपका किस पर चुनाव होना था, 292 जो आपके ब्रिटिश प्रांत से और उसके साथ साथ 4 आपके जो कमिश्नरी क्षेत्र के हुआ करते थे उस पर आपका क्या होना था, चुनाव होना था जो है बस। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ, आपका जो है निर्वाचन हुआ। और वो जो निर्वाचन हुआ
वो भी आपका जो है संविधान सभा के द्वारा आपका जो है 208 सीटें कांग्रेस को मिली और उसके साथ साथ आपका जो है 73 सीटें आपके जो मुस्लिम लीग की और आपका जो 15 आपके अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार। तो यहाँ पर जो चुनाव हुआ वो आपका जो चुनाव किस आधार पर हुआ, आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ और उसके साथ साथ आपका जो है एकल संक्रमणी। एकल संक्रमणी पद्धति का आपका क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया और उसके साथ साथ आपका जो है वो राज्य के जो है विधानसभा के मेंबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज भैया कि अप्रत्यक्ष रूप से आपका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। और कब हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सभा का आपका क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। और निर्वाचन की जो पद्धति अपनाई गई थी वो आपका जो है एकल संक्रमणी पद्धति और उसके साथ साथ आपका जो है वहां से आपका अप्रत्यक्ष रूप से और उसके साथ जो अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति हिस्सा लेंगे वो कौन होंगे, आपका भैया जो है वो होंगे आपके राज्य के विधानसभा से जो है बस। तो वहां पर जब चुनाव हुआ और उसका नतीजा आया तो सबसे अधिक किसको मिली, आपकी जो है कांग्रेस को मिली 208 सीटें और 73 सीटें आपको जो है मुस्लिम लीग को मिली और उसके साथ साथ अन्य आपके जो है अन्य उम्मीदवार जो थे आपके 15 उनको प्राप्त हुई। अब अगर यहां से फिर से हम देखते हैं जब सीटों का बंटवारा आप जो है समुदाय के आधार पर देखते हैं यानी जाति के आधार पर, यानी कहने का मतलब है कि जाति के आधार पर देखते हैं। तो जाति के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे अधिक आपका जो है 213 सीटें आपको किसको, सामान्य जनरल को मिली और आपका मुस्लिम लीग को आपका जो 79 और उसके साथ साथ आपका जो 4 आपकी जो है सिखों को मिली और उसके बाद आपका जो अनुसूचित जाति को आपका कितनी मिली, जो 33 सीटें आपकी जो है अनुसूचित जाति को मिली और उसके बाद आपका जो है 26 सीटें आपको किसको मिली, जो है अनुसूचित जनजाति को। और संविधान सभा में आपका जो है महिलाओं की संख्या क्या हुआ करती थी, महिलाओं की संख्या आपकी 15 हुआ करती थी और उसके साथ साथ आपका जो है यूपी में आपकी जो है 5 आपकी क्या थी, जो है 5 आपकी महिलाएं हुआ करती थी। उस समय यूपी से आपके जो है 5 महिलाएं थी, कहां पे थी, संविधान सभा में। आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए और आपका जो है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।